डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम दिया। और इस नीट के एग्ज़ाम में इन्होंने 655 मार्क्स ये उस एग्ज़ाम में लेकर के आई हैं। होपफुली उन्हें काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिलेगा और एएमयू में भी इनको एडमिशन का मौका मिल सकता है। तो ये अपने बारे में कुछ बताएंगी। तनु गौड़ ने कहाँ से स्कूलिंग की, और इनके हमारे साथ में इनके फादर भी बैठे हुए हैं और इनका नाम श्री चंद्रमुनि गौड़ साहब है। इन्होंने काफ़ी बच्चे के साथ में मेहनत की है, ये हमारा सौभाग्य है। तो जेएमडी एकेडमी और जेएमडी फाउंडेशन और जिज्ञासा लाइब्रेरी में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज की जो ये वीडियो है, ये बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियो होगी जो नीट की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तनु गौड़ अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे और इस लेवल तक आप गए और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप जो है नीट एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर क्या क्या उसमें चैलेंजेस रहे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ लगता था। अब नीट एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें लाख्स में स्टूडेंट बैठते हैं। आई थिंक 20-25 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को आप किस तरीके से हैंडल करते थे, यही सारे सवाल हैं। तो उनका जवाब आपको जो है बताइए, जिससे और बच्चे जो है उसे स्टूडेंट के सामने सेम टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और बच्चे भी आपको बताएंगे किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, किस सब्जेक्ट में इनके सामने चैलेंजेस था। तो ये अपने बारे में बताएंगी। पहले अपना क्या इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड रही, कहाँ से ये पढ़ी और ये नीट का एग्ज़ाम देने का इनके दिमाग में कैसे आया, फिर उसको एग्ज़ाम को पास भी कैसे किया। तो इनकी जो पूरी जर्नी है, पूरी हिस्ट्री है, उसके बारे में तनु बताएंगी। तनु। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनु गौड़ है और मैंने 6 क्लास से एंट्रेंस दिया था। एएमयू एंट्रेंस में 6 से पास हुई थी। फिर 6 से 12th मैंने एएमयू किया है। 11th एंट्रेंस से मुझे देना पड़ा, वहाँ मेरी रैंक आई थी 47। देन उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे वाइट कोट और स्टेथोस्कोप बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। तो फिर मैं हमेशा से उसी के लिए ट्राई कर रही थी कि हाँ डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने 11th में करा, 12th में करा, कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन लॉकडाउन वॉज लिटरली वर्स्ट और उसने मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी थी एंड में आते आते। और वहीं मेरी गलती थी कि मैं रुक गई, क्योंकि मुझे रुकना नहीं था। अगर मैं नहीं रुकती उस समय तो शायद मेरा पहली बार में हो जाता। लेकिन फिर मैंने फिर भी नहीं मानी और तैयारी करी 2021 के लिए। 2021 मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट था उसके लिए आई वॉज स्केयर्ड कि मुझे लगा कि मैं ड्रॉपर हुआ, मुझे करना है। तो आई प्रेशराइज माई सेल्फ, मुझे नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। तो फिर एग्ज़ाम में मैं गई तो हाफ ड्यूरेशन जो था 3 आवर का होता था, उसमें 1.5 आवर मेरा दिमाग सही चला। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों मैंने अब खुद को प्रेशराइज़ कर दिया। और इवन उस टाइम पे एक ट्रेजेडी भी हुई थी। मैंने वहाँ पर ना 2 माइस समहाउ उधर से गुजर गए वो। तो मैं तब से ट्रॉमेटाइज हूँ उस चूहों से। तब से मैं 3rd टाइम जब दिया है, तब से घर पर भी देखती हूँ तो हमेशा मैं रो पड़ती हूँ। पहली बात किसी को पता नहीं है। और इवन मुझे नाइटमेयर्स भी आने लगे। रात को मैं लेट जाती थी, अक्सर रात देखती थी अंधेरा है एकदम से। एक क्लॉक थी जो टिक टिक कर रही है, वो एक्चुअली नीट वाली क्लॉक थी सेम, और उसमें माइस घूम रहे हैं। तो मैं हमेशा उसको देख के स्कैर्ड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। समहाउ मैंने उसे ओवरकम किया था उस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन को बाय गिविंग मोर द टेस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए थे, इतने टेस्ट दिए थे लाइक मैं टेस्टों से बोर होने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने 3rd टाइम दिया, लेकिन उसमें 3 आवर 20 मिनट का वो सही रहा मेरा। मुझे BDS मिल गया उस टाइम में 3rd वाले में। कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी कमी रही। तो फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट करा। डैडी ने मुझसे बोला देना है कि नहीं देना है, मैंने बोला देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा 100% नहीं हुआ था। अगर आपको कहीं भी लगे कि आपने 100% नहीं दिया है अपना और आपको इसी गोल में जाना है, इसी एम को पाना है, तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ में का रिग्रेट रह जाएगा। क्योंकि लोग आज की डेट में 40-45 की एज पर भी स्ट्रगल करते हैं। तो इट्स बेटर आप अपने 20s में आप तभी स्ट्रगल कर लीजिए, ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा। क्योंकि लेट फ्लावर्स नेवर फियर लेट ब्लूम्स, गुड फ्लावर्स नेवर फियर लेट ब्लूम्स। अगर जो अच्छे फ्लावर होते हैं वो चाहे कुछ भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गुड स्टूडेंट्स नेवर फियर लेट सक्सेस, इट्स बेटर देन हैविंग नो सक्सेस। तो मैंने उसे उसके लिए ट्राई किया। इस साल मैंने अपना बेस्ट ये ट्राई किया कि मैं डरना नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत है ही नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई और डेली पढ़ा। एक सिचुएशन थी और मैंने अपना सीटिंग आवर्स बढ़ाया। आपको अपना सीटिंग आवर्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम दे पा रहे हो 3 आवर 20 मिनट्स का, इसका मतलब है आपको 6 घंटे लग के बैठने की आदत होनी चाहिए, विदाउट गेटिंग फूड, विदाउट एनीथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन एनीथिंग। 6 आवर्स मेरे एक टाइम का सीटिंग आवर था। मैं कभी 6 आवर्स से पहले उठती नहीं थी।
क्योंकि 3 आवर तो मस्ट है, उससे पहले तो कभी नहीं उठना है। अगर आप 1.5 घंटा पढ़ के थक जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका डेडिकेशन कम है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, आपको इतना नहीं ढंग से आप उस गोल की तरफ जा नहीं रहे हैं। तो आपको पहले ट्राई करना है अपना बैठने का, 6 आवर्स लगातार बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, खाना कम खाइए। मेरे को फिर मुझे दिक्कत ये आने लगी कि मैं नींद आने लगी मुझे, तो मैंने खाना कम कर दिया कि खाना कम करूँ शायद नींद ना आए। तो स्ट्रगल लाइक पानी कम कर दिया, खाना कम कर दिया, सब कुछ कम कर दिया। अगर मैं बात करूँ अदर एक्टिविटीज़ की, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मेरे में इतना टैलेंट नहीं है कि पढ़ाई के साथ वो कर लूँ। अगर आप में वो टैलेंट है तो आप कर सकते हैं। अपना टाइमिंग शेड्यूल फिक्स होना चाहिए पढ़ाई का। अगर आपका 6 आवर्स फिक्स है तो उसके बाद आप टाइम निकाल पा रहे हैं तो कर दीजिए। अगर आपको सोशल मीडिया वगैरह करना है तो आप नींद कम कर दीजिए, नींद में से काट के उस टाइम को यूटिलाइज करिए। पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही शौकीन हैं उस सब चीज़ों के, आप एडिक्टेड हैं कि नहीं हमें करना है, सोशल लाइफ भी होनी चाहिए हमारी, तो आप नींद में से कम करिए, पढ़ाई में से नहीं। पढ़ाई में कोई स्कोप नहीं है। अगर आप वहाँ कम करेंगे तो फिर एंड के 2 महीने आप पे प्रेशर बनेगा। पूरे साल पढ़ाई करिए, 2 महीने बहुत अच्छे से गुजरते हैं। इवन आप बाहर घूमने जा सकते हैं उन 2 महीने पहले विदाउट रिलैक्सिंग। कुछ भी मतलब आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप फोकस्ड नहीं है, वो टाइमिंग फिक्स रखनी चाहिए आपको। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो बायोलॉजी अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो बायो आपको NCERT ही करनी है, क्योंकि NCERT बेशक इतनी मोटी होती है, पर ऐसी 2 बुक्स हैं, आपको लगेगा अरे तो आसान है, हमें तो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक बार पढ़ते हैं हमें लगता है मैं आ गया, लेकिन हम दूसरी बार पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। आप जितनी बार किताब को पढ़ोगे आपको उतनी बार नया मिल जाएगा। आप नई बुक्स पढ़ो, उससे बेटर है कि आप एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। उसमें कमांड रह जाता है एक किताब पर। उससे ये तो हम कह सकते हैं कि हमें NCERT आती है। और इवन नीट में NCERT के ऊपर जाता ही नहीं है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, नो नथिंग एल्स बिसाइड NCERT। फिजिकल और फिजिक्स के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, वो हाथ का काम है। बच्चे को मैंने देखा है कि वो लोग थ्योरेटिकल पे ज़्यादा जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, दैट्स रॉन्ग। आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन लाना चाहिए, पेपर्स देने चाहिए। और स्टडी मटेरियल अगर फिज़िक्स में कोई बच्चा घर से कर रहा है तो वो SL यूज़ कर सकता है, वो अच्छी किताब है। लेकिन इट्स बेटर आप कोचिंग जाएँ, क्योंकि अगर आप सब कुछ अपने आप से कर लेंगे फिर टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट कोचिंग कुछ नहीं होता है, आपको चाहिए गाइडेंस। आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। घर पर स्टडी आप कर रहे हो तो फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बट ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। कोई भी कितना भी क्रीम क्यों ना हो, कोई भी कितना भी क्रीप क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको चाहिए ही चाहिए टीचर, चाहिए गाइडेंस, चाहिए कोचिंग, चाहिए कुछ जगह होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए, फिजिकल के लिए नो डाउट यू हैव टू गो फॉर योर रेस्पेक्टिव books that are provided by the coaching institute or anything. But yeah, bio and organic, you have to go through your NCERT and you have to read it multiple times so that you can memorize it before even going to sleep. I used to do this. फॉर एग्जाम्पल आई रेड अ चैप्टर हाइड्रोजन, तो मैं सोने आती तो उससे पहले मैं रिवाइज़ करती थी। ओके मैंने इस पेज पर ये पढ़ा था, नेक्स्ट पेज पर, तो इस तरीके से मैं सोते रिवाइज़ कर लेती थी। फिर मैं सो जाती थी। फिर देन अगेन इन द मॉर्निंग इट वॉज माई हैबिट, आई यूज़ टू रीड 2 pages डेली। इवन इट बिकेम माई हैबिट। जब मेरा एग्ज़ाम हो गया 7 मई को, 8 मई को भी जब मैं उठी मेरे हाथ में किताब आई थी पढ़ने के लिए, तब मुझे ध्यान आया था मैंने पेपर दे दिया है। ये हैबिट बन जाती है अपने आप ही, कहीं ना कहीं आपको ही अच्छा लगेगा ये सब कर करके। जब मैं पेपर देकर आई थी इस बार मैं इतनी खुश थी, मैंने अपने माइंड को काफ़ी काम रखा था। एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो फोकस रखना है कि आपको डरना नहीं है। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ है, आसान है सबके लिए आसान है। एक्साइट नहीं होना, आसान आया तो फिर आप सिलेबस से ज़्यादा करेंगे, टफ आया तो फिर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा पूरे साल के लिए। आपको ड्रॉप लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तब लीजिए आपको लगे कि आपने अपना 100% नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने 100% दे दिया उसके बाद भी नहीं होता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप पास और फर्दर चॉइस होती है, ये इकलौता नहीं होता है। डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। ये तनु ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपने 100% नहीं दिया है तब आप ड्रॉप लें। तो तनु ने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया। ये उन बच्चों के लिए सीख है कि आप पहले अटैम्प्ट में ही अपना 100% दीजिएगा। नहीं दे पा रहे हैं तो आप सेकंड में दीजिए, सेकंड में नहीं थर्ड में। बाकी यदि आपका सच्चे मन से एग्ज़ाम से आपने प्यार किया है और आप उसके लिए बने हैं तो आपका 100% वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो मुझे तनु, जब आप 9th में पढ़ती थी हमारे यहाँ JMD अकेडमी में, तो मैं हमेशा ही सोचता था कि आप जो वाइट कोट पहने। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका जो आप डॉक्टर बनने जा रही हैं और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि एक अच्छी डॉक्टर आप बने। मगर इस सक्सेस में आपके फादर की इसमें क्या भूमिका है उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी लाइफ में से 2 ही फ्रेंड्स बनाए हैं, उनमें से एक मेरे पेरेंट्स हैं, दूसरे मेरे टीचर्स हैं। मैंने इसके अलावा कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए फ्रेंकली स्पीकिंग। बाकी मेरे लिए सब क्लासमेट्स हैं।
फ्रेंड्स सिर्फ वो होते हैं जो आपसे डाउट पूछे या आपके डाउट सॉल्व करे, वो बेटर है। लेकिन मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं लाइफ के, वो मेरे डैडी हैं, जो मुझसे बहुत लड़ते हैं, दिन और रात लड़ते हैं, पर हमारी बहुत बनती है। एक्चुअली इनको इवन यही पता है, इतने पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, नहीं ये पता है कि 24 आवर्स में कितनी बार मैंने छींका, कितनी बार खांस गई, इन्हें सब पता रहता है। इन्हें अगर मालूम पड़ गया कि इसको सर्दी हो गई तो मेरा ठंडा पानी में सब कुछ बनती है, मेरी केयर करते थे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई मत नहीं हो पाता, लेकिन मेंटल लेवल का सपोर्ट जो होता है वो पेरेंट्स से ही आता है। आपको हिम्मत पेरेंट्स ही देते हैं। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है 24 आवर्स के अंदर। तो ध्यान रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट्स ट्रू। बट येस, उसके बाद हो जाए, फिर बच्चा अपने आप ही एक से सही इंस्टीट्यूट पहुंच जाए तो फिर उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो तनु, ये जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, कभी भी ये इस बात से घबराना चाहिए कि लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक मूवी में देखता था दंगल, उस दंगल मूवी में जो आमिर खान की भूमिका थी अपनी बेटियों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पापा की भूमिका भी आप दोनों बहनों के लिए उसी तरह की रही है। और अभी मैं आप सबको ऐसे, ये खास पेरेंट्स हैं और ये इनसे सीख लेनी चाहिए सभी को। ये आज तनु इतनी बड़ी हो गई है, इनको स्कूटी चलानी भी नहीं आती है, अभी भी इनके पापा इनको कोचिंग छोड़ के आते हैं और कोचिंग से लेके आते हैं। आज इतने धूप में और कितनी भी ठंड हो, सर का रूटीन है कि बच्चे को कोचिंग छोड़ के आना, कोचिंग से लेके आना। और इन्होंने एक बेटा गौड साहब का जो है IIT जोधपुर से और कंप्यूटर साइंस से वो बीटेक कर रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने शुरू से बड़ा प्रयास किया। और ये केवल ये 3 बच्चे इनके खुद के हैं, जिसमें एक और बेटी है अभी पारुल, वो इस साल भी परीक्षा देंगी नीट की, थोड़ी सी कमी रह गई है उनकी। और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी इनसे गाइडेंस लेते हैं और उनके लिए ये काफ़ी समय अपना देते हैं, और ये इन बच्चों के साथ साथ और बच्चों को भी कामयाब कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गौड साहब बताएँ कि इन बच्चों के लिए आप इतने जो है धैर्य के साथ में और इतने परिश्रम के साथ में इनके साथ आप लगे रहते हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और तनु और जो बच्चे आपने कामयाब किए हैं, या तनु की जो ये कामयाबी है, इसके बारे में आप और पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में ऐसा क्या करें जो आपने किया है, जो आपने अपने तीनों बच्चे एक A+ कैटेगरी में आप लेके गए हैं धीरे धीरे? सर, मैं SK सर और JMD परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहां पर इस स्थिति में खड़ा हूं। मैं माता पिता और बच्चों को यही संदेश दूंगा कि फीस जमा करना ही एक लास्ट उद्देश्य नहीं होता। बच्चे की हर गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए और टीचरों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पिताजी हमें डांटेंगे या हमें कोई गलत कार्य करेंगे तो हम करते हैं तो हमें जो है सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे के साथ मतलब एक दोस्ती की तरह व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं देनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं लास्ट यही कहूँगा कि लगातार बच्चे की गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हमारे कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, संगति का बहुत फर्क पड़ता है। और टीचरों के साथ रोज़ाना व्यक्तिगत रूप से गार्जियंस को संपर्क करना चाहिए कि हमारे बच्चे की क्या स्थिति है, हमारे बच्चे के आचार विचार क्या हैं। लास्ट फिर मैं यही कहूँगा कि लगातार टीचरों के संपर्क में रहना चाहिए। बिना टीचरों के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। सर मुझे ये पता करना है कि ये किसी का बच्चा, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम IIT वो आपका बेटा कर रहा है सर, और एक और नीट, यानी एक बेटा आपका टॉप क्लास इंजीनियर, यानी कि वो IIT से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है, वो भी उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आपका बेटा IIT कर रहा है, और बेटी आपकी जो है MBBS करने जा रही है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। ये दोनों ही इतने बड़े एग्ज़ाम आपके आशीर्वाद से और आपके परिश्रम से आपके दोनों ही बच्चों ने किया है। तो ये फीलिंग आपको कैसी लगती है कि एक बच्चा मेरा IIT में और एक बच्चा मेरा नीट में? तो ये उस फीलिंग के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। यह क्षण तो मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में सर मुझे ध्यान है आज से 10 साल पहले जो मुझे आपने सलाह दी थी वो मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। आपका योगदान मेरे परिवार के लिए हमेशा रहेगा। सर धन्यवाद।
देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सर के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी ये हैं जो नीट क्वालिफाई अभी इन्होंने करके ये मेडिकल किसी अच्छे कॉलेज से जो है MBBS करेंगी। बेटा इनका ऑलरेडी IIT में है, एक बेटी और प्रयासरत है और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ में हैं। और अभी कहानी यहीं एंड नहीं हुई है, ये तो अभी सफ़र का इरादा शुरू किया है। अभी तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। होपफुली अभी 3 बच्चों में से मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक बच्चा इनका UPSC में ज़रूर पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो भी मैंने भगवान से इनके परिवार के लिए मांगा है वो मुझे लेटर और सूनर मिला है। तो फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।